नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और कुछ मांग लेके आया हूं दोस्तों। जी हां, खास करके जो दक्षिण भारत के हमारे पूर्व सैनिक हैं, साउथ इंडिया के, उनमें से कई सारे पूर्व सैनिकों ने मुझे कुछ जानकारी दी थी, मुझसे कुछ रिक्वेस्ट किया था, आग्रह किया था कि मैं उनके उस मुद्दे को सामने रखूं। तो आज के इस वीडियो में उस मुद्दे को भी सामने रखूंगा और कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आप देख पा रहे हैं, उनको भी रखूंगा दोस्तों सामने। और साथ ही साथ अप्रैल के महीने का जो पेंशन आपके खाते में आने वाला है, उसका मैसेज आ चुका है, क्या वो सही मैसेज है, उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी, क्यों नहीं उठ रहा है OROP 3 को समय से लागू करने की मांग? कब मिलेगा OROP 3? दोस्तों, जैसे आप सबको पता है कि जुलाई 2024 से हमारा OROP का तीसरा रिवीजन जो है ड्यू है, तीसरा रिवीजन हमें मिलना है। तो ये कब मिलेगा? क्योंकि जुलाई 2024 तो बहुत नजदीक है। तो ऐसे में अभी तक हमारी कोई भी संस्था, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के पास इस मांग को नहीं रखा है कि आप OROP 3 को समय से लागू कर दीजिए। दोस्तों, OROP में विसंगतियां हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजर्विस्ट पेंशनर बाहर है, PMR वाले बाहर है, पिछले OROP में JCOs को फायदा नहीं मिला, कई सारी विसंगतियां हैं। लेकिन बावजूद इसके OROP 2 में जिनको फायदा मिला या OROP 1 में जिनको फायदा मिला, वो OROP 3 की राह देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि OROP 3 जल्दी लागू हो जाए और हमारे पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए और थोड़ा मोड़ा ही सही हमें एरियर भी मिले। तो ऐसे में क्या हमारे जो संस्थाएं हैं, जो पूर्व सैनिक की जो एसोसिएशंस हैं, उनका ये काम नहीं बनता है? क्या उनका ये ड्यूटी नहीं बनता है, उनका ये दायित्व तो नहीं बनता है कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जाए कि OROP 3 को समय से लागू किया जाए? दोस्तों, OROP 1 डिले हुआ क्योंकि उसका नोटिफिकेशन ही 2015 नवंबर में निकला, जाते जाते 2016 में उसका भुगतान हुआ। OROP 2 इसलिए डिले हुआ क्योंकि माननीय कोर्ट में केस चल रहा था, सरकार को एक बहाना मिल गया उसको डिले करने का, और जाकर के 2022 में और 23 में जाकर के उसका डिक्लेरेशन हुआ। अब जो OROP 3 है उसके लिए कोई भी अड़चन नहीं है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, सबसे बड़ी जो अच्छी बात यह है दोस्तों कि OROP का जो थर्ड रिवीजन होना है वो 2023 के पेंशनर के पेंशन के बेस पे होना है। और 2023 में जितने भी पेंशनर पेंशन आउट हुए हैं वो स्पर्श से पेंशन आउट हुए हैं, उनका पूरा पेंशन कैलकुलेशन स्पर्श से किया गया है। यानी कि जो एवरेज निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम का जो एवरेज निकालना है, वो स्पर्श के डाटाबेस से निकालना है, जो चुटकियों में निकल सकता है। जी हां, चुटकियों में निकल सकता है। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को स्पर्श के डाटाबेस में बिठा दें तो वो 1 से 2 घंटे में, महज 1 से 2 घंटे में पूरा OROP का एवरेज पेंशन निकाल देगा स्पर्श के डाटाबेस के अंदर से। जी हां, इतना आसान है। तो इसलिए अगर सरकार के पास जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया जाए, अगर कम से कम मांगे भेजी जाए, तो हो सकता है कि हमारा OROP 3 बहुत जल्द लागू हो जाएगा। तो मेरी तो आग्रह है हमारे पूर्व सैनिक संस्थाओं से कि बाकी चीजें ठीक है, कई सारे डिमांड जा रहे हैं, 8वें पे कमीशन का डिमांड जा रहा है, और भी कम्यूटेशन को कम करने के डिमांड जा रहे हैं, OPS को जो है लागू करने के डिमांड जा रहे हैं, लेकिन OROP 3 को समय से लागू करने का डिमांड क्यों नहीं जा रहा सरकार के पास, डिफेंस मिनिस्ट्री के पास? हमारी संस्थाओं द्वारा इस डिमांड को भी जरूर रखना चाहिए, ताकि जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनको OROP 3 का फायदा मिलना है, उनको समय से OROP 3 का रिवीजन मिल सके। तो मेरी ये आग्रह है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, अब चौतरफा गिरने लगी सरकार। एक तरफ कोर्ट तो दूसरी तरफ पेंशनर्स, देना पड़ेगा लाखों का फायदा, देखें लेटर। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को लेकर के सरकार घिरने लगी है, क्योंकि पिछले दिनों मैंने भी आपको जानकारी दी थी दोस्तों कि माननीय हाई कोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जो कम्यूटेशन पोर्शन है उसको स्टे करने को, उसको रिकवरी को बंद करने के लिए माननीय कोर्ट ने आदेश दिया है, और उस केस पर सुनवाई चल रही है कि कम्यूटेशन की अवधि को कम किया जाए। अब कई सारे पेंशनर जो संस्थाएं हैं वो भी इसको लेकर के डिमांड रख रहे हैं। तो अभी भारत पेंशनर समाज ने एक जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल जस्टिफाइड तरीके से डिमांड अपनी रखी है पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के पास कि कम्यूटेशन का अवधि को 15 साल से 12 साल कर दिया जाए। अब ये जो सामने भारत पेंशनर समाज द्वारा लिखा गया एक मांग पत्र देख पा रहे हैं, जो कि पेंशन मंत्रालय के सचिव को और वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सचिव को भेजा गया है दोस्तों। इस मांग पत्र में जबरदस्त तरीके से
पुरानी बातों को किस तरीके से कंसिडर करते हुए आज भी कम्यूटेशन का जो है रिकवरी चल रहा है, उन चीजों को रखी गई है। कैसे जो रिजर्व बैंक के रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट है, उनको ध्यान में रखते हुए जो 5-5 साल में हमारा कम्यूटेशन का अवधि को रिव्यू करने की जरूरत है, उस मांग को रखी गई है। और साथ ही साथ फाइनली इस मांग पत्र में यह डिमांड की गई है दोस्तों कि आने वाले समय में जो भी कम्यूटेशन का कैलकुलेशन हो उसके लिए अलग फॉर्मूला निकले, फॉर्मूला का रिवीजन हो, और अभी जो कम्यूटेशन कट रहा है उसका 15 साल का अवधि को कम करके 12 साल किया जाए। तो आप सबने देखा दोस्तों, जबरदस्त तरीके से बिल्कुल पॉइंट वाइज अच्छे जस्टिफिकेशन के साथ लेटर भेजा गया है पेंशन मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श का आया मैसेज, 30 अप्रैल को आएगी पेंशन खाते में, अब की बार 50% डीआर के साथ, ऐसे करें चेक। जी हां दोस्तों, ये जो मैसेज आया है ये मुझे आया है, मेरा पेंशन का 30 अप्रैल 2024 को स्पर्श की तरफ से मेरे खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऐसे ही कल और कल रात के अंदर बहुत सारे पेंशनर्स को यह मैसेज मिला है। अब इनमें से बहुत सारे ऐसे भी पेंशनर होंगे जिनको मैसेज नहीं मिला है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। मैसेज बाय चांस आपको ना भी मिले तो आपका अकाउंट में आपका पेंशन जरूर क्रेडिट हो जाएगा स्पर्श की तरफ से। अब दोस्तों ये जो अमाउंट है मेरा, ये मेरा 50% डीए के हिसाब से मेरा कुल पेंशन है। आपको कैसे चेक करना है, आपका बेसिक पेंशन को 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट निकलता है उसमें से अगर आपका कम्यूटेशन करता है तो उसको माइनस कर दीजिए, आपको एफएमए मिलता है तो उसको प्लस कर दीजिए, बस जितना अमाउंट बनता है उतने का आपको मैसेज आया हुआ होना चाहिए, तभी वो करेक्ट है कि हाँ 50% के हिसाब से ही आपका अप्रैल महीने का पेंशन आने वाला है। तो 30 अप्रैल का हम इंतजार करते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि जो सीपीपीसी है उसने ऑलरेडी भुगतान शुरू कर दिया है। कई सारे पेंशनर्स ने यह जानकारी दी है कि उनको सीपीपीसी की तरफ से उनका पेंशन क्रेडिट हो चुका है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, डिफेंस पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स किस बैंक में खाता खोलें, उनको सबसे ज्यादा फायदा कहां मिलेगा? नॉन डीएसपी बैंक सावधान। जी हां दोस्तों पूर्व सैनिक जो खास करके साउथ इंडिया के हैं, उन्होंने मुझे यह जानकारी दी है कि कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जहां पर पूर्व सैनिकों के खाते हैं, पेंशन के खाते, लेकिन वहां पर डीएसपी या पीएनबी रक्षक या जो भी आप कहें उसकी फैसिलिटी नहीं है। आपको बता दूं कई सारे बैंक्स हैं जो डीएसपी की तरह से या पीएनबी रक्षक की तरह से फैसिलिटी देते हैं, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो पेंशनर्स को या तो फिर जो एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो सर्विंग डिफेंस एम्प्लॉइज हैं, उनको जो डीएसपी की या रक्षक की या इस तरीके की फैसिलिटी देते हैं। फैसिलिटीज अलग अलग है, कोई 50 लाख का कवरेज देता है, कोई 30 लाख का देता है, कोई 35 लाख का देता है, वो अमाउंट्स अलग हो सकते हैं। या जो फैसिलिटीज हैं, कोई ओवरड्राफ्ट का देता है, कोई चेक की फैसिलिटी देता है, डिमांड ड्राफ्ट का देता है, या फिर भाई कई सारे फैसिलिटीज हैं, देते हैं कुछ ना कुछ, कोई कम कोई ज्यादा देते हैं। जिन बैंक्स का मैंने नाम लिया वो देते हैं पेंशनर्स को या जो डिफेंस एम्प्लॉइज हैं उनको देते हैं। लेकिन दोस्तों खास करके साउथ इंडिया में यह पाया गया है कि कई सारे ऐसे बैंक्स हैं जो पेंशनर्स को इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं देते। तो इसीलिए मेरा यह कहना है, नॉन डीएसपी बैंक सावधान। क्यों पेंशनर्स आपके पास खाता रखें, क्यों पेंशनर्स अपना पेंशन आपके बैंक में लें, क्यों, किस लिए? जब बहुत सारे बैंक्स हैं जो फैसिलिटीज दे रहे हैं, क्यों ना हम वहां चले जाएं, क्यों ना हम अपना खाता वहां ट्रांसफर करवा लें। तो खाता ट्रांसफर करवाने की पेंशनर्स को मैं तो नहीं बोलूंगा कि वो ट्रांसफर करें, लेकिन मेरी उन बैंकों से अपील है कि कम से कम जब बाकी बैंक्स दे सकते हैं तो आप भी दे सकते हैं। आप भी पेंशनर्स को जो डीएसपी हो या पीएनबी रक्षक है या बाकी बैंक में बाकी नाम से उस स्कीम को जाना जाता है, उस तरीके का स्कीम आप भी लागू करें। क्योंकि कहीं ना कहीं आज का डेट का जो डिफेंस पेंशनर है वो जागरूक पेंशनर है, उसको पता चल रहा है कि क्या उसके हक हैं, क्या उसके अधिकार हैं, क्या उसके फैसिलिटीज हैं। तो उन फैसिलिटीज को लेना अब उनको आने लग गया है, वो जागरूक होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े जिनके पास डीएसपी की फैसिलिटी या पीएनबी रक्षक जैसी फैसिलिटी नहीं है जिन बैंक्स के पास। तो उन बैंक्स से मेरी गुजारिश है, उनके मैनेजमेंट से मेरी ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि आप जरूर लागू करें डीएसपी जैसी फैसिलिटीज बाकी जो बैंक्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि पेंशनर्स नहीं तो आपकी तरफ से विमुख हो जाएंगे, वो कहीं और चले जाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के पेंशनर्स जागरूक हैं और वो जागरूक हो रहे हैं, तभी मुझे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे भी आग्रह कर रहे हैं कि आप इस तरीके का अपील कर दीजिए। सर मैं अपील करता हूं उन बैंक से और पूर्व सैनिकों से भी अपील करता हूं, आप भी अपने बैंक को एक एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपका बैंक डीएसपी जैसी फैसिलिटी, रक्षक जैसी फैसिलिटी नहीं देता है तो आप एक एप्लीकेशन दीजिए, आप सीपी ग्राम्स में एक ग्रीवेंस डालिए
कि बाकी फलाना फलाना बैंक दे रहा है तो आप क्यों नहीं देते, मैं अपना अकाउंट दूसरे बैंक में क्यों नहीं ट्रांसफर करूं, ऐसा सवाल पूछते हुए उनको एप्लीकेशन डालिए, उनको ग्रीवेंस डालिए सीपी ग्राम्स में, ताकि उनको भी मजबूर होना पड़े। और जागरूक पूर्व सैनिक है, जागरूक फैमिली पेंशनर है, इनको उनका हक देना पड़ेगा, आपको दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं पेंशनर्स आपको सावधान कर देंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारी और अपील के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।